गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अमन शर्मा और आज पाक इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे हम एक फ्री गाइडेंस सेशन रख रहे हैं जिसमें मैं बात करूंगा फाइनेंस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में। देखें, इससे पहले कि हम ये सेशन स्टार्ट करें जिसके अंदर हम मोस्टली सिलेबस को डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, हाँ, जॉब प्रोफाइल क्या होती है हमारी, हम उसको डिस्कस करेंगे। इस जॉब में जब आप आते हैं तो किस तरह के करियर ग्रोथ को आप क्या करियर ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट होगा, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले एक बार मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि हम आराम से आगे बात कर पाएँ। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ, माय नेम इज़ अमन शर्मा। आई हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम GCET। लेटर ऑन आई क्रैक्ड आपका IBPS RRB 2017 and worked as a banker for like 2 or 3 years. Later on I cracked JK SSB's फाइनेंस इंस्पेक्टर एग्ज़ाम और साथ ही में सब इंस्पेक्टर में भी हो ही गया हुआ था, वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ओके, सो प्रेजेंटली आई एम पोस्टेड एज फाइनेंस इंस्पेक्टर एंड मोर एप्टली फाइनेंस इंस्पेक्टर में प्रेजेंटली मेरी जो पोस्ट है इट इज़ एक्साइज इंस्पेक्टर। देखिए, ये भी मैं आपको समझाता हूँ अब इस जॉब में है क्या और क्यों मैं फाइनेंस इंस्पेक्टर मतलब क्वालिफाई करने के बाद मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर कहा जा रहा है, ये क्या प्रोसेस है पूरा, मैं उस बारे में बात करूँगा। तो ये था मेरे बारे में। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में, इस पोस्ट के बारे में, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि आप किस पोस्ट की तैयारी करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जो जॉब है ये किस तरह की जॉब है। ठीक है, देखिए, आज से कुछ साल पहले जब मेरा एग्ज़ाम भी नहीं निकल रहा था तो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे लगता है पर्सनली जब मैं उस तरफ था, जब मैं एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहा था और कई सालों तक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गाइडेंस की। आपको सही गाइडेंस नहीं मिली होती, इसीलिए आपको कभी अंदाज़ा भी नहीं पड़ पाता कि भई आप किस पोस्ट की तैयारी करने जा रहे हो। इस पोस्ट में जाने के बाद आपका करियर किस तरह से आगे जा सकता है। मैं बीइंग ऑनेस्ट मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बस इतना पता चला था कि भई इस पोस्ट में वर्दी है, तो 3 तारे लगते हैं। तो बस उस चीज़ ने मुझे काइंड ऑफ मोटिवेट कर दिया, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि वो एग्ज़ाम क्रैक भी हो गया। देखिए, होता क्या है, उस वक़्त मैं 2019 में मतलब अब क्या बताएँ, 2015 में एक्चुअली पोस्टें निकली थी, तो वो प्रोसेस कंप्लीट होते-होते 2019 हो गया, तो 2019 में जाके हमने जॉइन किया था। उसमें भी फिर काफ़ी इश्यूज़ बने थे बट एट द एंड ऑफ इट सब चीज़ सॉर्ट हो गया और प्रेज़ेंटली मैं एक जॉब में हूँ। 4 से 5 साल हो गए अब तो। देखो, होता क्या है, जब आप ये जो एग्ज़ाम है फाइनेंस इंस्पेक्टर का, मैं उसी की बात करूँगा मोस्टली। देखिए, फाइनेंस इंस्पेक्टर जब आप रिक्रूट होते हो, ठीक है? रिक्रूटिंग एजेंसी कौन है? JKSSB, ठीक है? देखिए, अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें, जब आप फाइनेंस इंस्पेक्टर बन के आते हो, तो मोस्टली आप 2 में से एक विंग में चले जाओगे। या तो आप जाओगे एक्साइज़ के विंग में, ठीक है? या आप जाओगे GST में। एक और होता है विजिलेंस, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, ठीक है? अब अगर तो अब देखो, ये तीनों पेरेंट डिपार्टमेंट एक ही है, दैट इज़ फाइनेंस, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो उसका क्या नाम है? उसका नाम होगा एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ठीक है ना? एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है। इसी के अंदर क्या है, या तो आप एक्साइज़ में जाओगे, जो आपको पता है किससे डील करता है, आपके लिकर से। जो लिकर के रिगार्डिंग जितना टैक्स होता है, आपको पता है अभी लिकर जो है वो GST के अंदर नहीं आया, तो लिकर के ऊपर जो भी टैक्स लगता है, आपका जो एक्साइज़ ड्यूटी लगती है या बॉटलिंग फीस लगती है या एडिशनल असेसमेंट, जिस तरह के भी आपके टैक्स आपके जो भी लगते हैं आपके टैक्स, उस टैक्स को आपका काम होता है कि वो सही तरीके से गवर्नमेंट के रेवेन्यू के अंदर आए। एंड एट द सेम टाइम आप बीइंग एक्साइज इंस्पेक्टर यू एक्ट एज बोथ अ रेगुलेटर एज वेल एज ए फैसिलिटेटर। आपको रेगुलेट भी करना है, आपको ध्यान में रखना है कि कहीं
जो शराब है उसकी तस्करी ना हो रही हो, आपको ध्यान में रखना है कि कहीं पे इलिसिट लिकर जो है वो तो नहीं बन रही है। जैसे कठुआ वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा बनती है, जो मेरी पहली पोस्टिंग थी वहीं पे थी, तो वहाँ पे इलिसिट लिकर का काफ़ी ज़्यादा मैनिक है, तो उससे डील करना पड़ता है आपको। एट द सेम टाइम जो आपके वाइन शॉप्स होती हैं, आपके बार्स होते हैं, वो आपके अंडर होते हैं, और आपको देखना होता है कि वहाँ पे जो सेल है वो एक रेगुलेटेड मैनर में चल रही है और गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है ना? तो यू एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एज वेल एज अ रेगुलेटर। यानी आपका काम मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू तो लाके रखना है आपने, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी हो। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भाई जो शराब है उसकी तस्करी ना हो, या जो शराब है वो किसी तरह इलिसिट या एक खराब मैनर में मार्केट में अवेलेबल ना हो, क्योंकि देखो कोई सेल नहीं कर सकता शराब अनलेस एंड अनटिल। अगर उसको सेल करनी है तो उसको गवर्नमेंट से क्या करना पड़ता है, एक लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद ही जाके आप क्या कर सकते हो, लिकर की सेल वगैरह कर सकते हो। तो एक्साइज में आपका मेनली ये रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद ही साथ ही में या आप कहाँ जाओगे, या आप जिसको पहले हम बोलते थे सेल टैक्स, तो अब तो आपको पता है सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए हैं कुछ एक को छोड़ के, तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, जीएसटी। तो उसमें जीएसटी इंस्पेक्टर होता है मेनली। इसका जो रोल होता है, जो कि मेनली मेरे ख्याल से इस बार जो पोस्ट निकली हुई है वो पर्टिकुलरली सेल टैक्स के लिए ही निकली हुई है। तो अगर हम बात करेंगे जीएसटी की, तो इसमें आपका रोल क्या होता है। जब आप एज इंस्पेक्टर आते हो तो आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, या तो आप इन्फोर्समेंट में जाओगे जिसके अंदर आपको देखना है कि कहीं पे वही टैक्स की चोरी वगैरह तो नहीं हो रही है। आपका मेन काम होता है, जैसे कोई जितने भी आपके व्हीकल्स आ रहे हैं जो कुछ सामान कैरी करके आ रहे हैं किसी भी कमर्शियल तरीके का, तो उनके पास जो वैलिड बिल्स हैं वो हैं कि नहीं है, कहीं वो टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। एनफोर्समेंट में मोस्टली आपका यही काम होता है। या फिर आप किस में आ जाते हो, सर्कल्स में आ जाते हो। सर्कल्स क्या होगा कि पूरा जो जेएनके है वो डिवाइडेड होता है कुछ सर्कल्स में, है ना। जैसे कोई आप में से किसी की कोई अगर बिजनेस होगा तो उसको पता होगा वो किसी ना किसी सर्कल में आता होगा, या बी सर्कल में आता होगा। जैसे गांधीनगर जो है वो ई सर्कल है, ठीक है ना। जो सिटी है आई गेस वो बी सर्कल है, ठीक है। वैसे ए सर्कल है, इंडस्ट्रियल वाला आई सर्कल है, ठीक है ना। इनके अंदर क्या होगा, आपको जब आप इन सर्कल्स के अंदर आते हो तो आपको यही देखना होता है कि रिटर्न्स जो है टाइमली फाइल हो रही है कि नहीं हो रही। कोई जो आपका सपोज करते हैं कोई आपका जो सेल है और जो परचेज है वो आपकी जो है वो सही तरीके से मतलब बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। ये सारा काम किसका होता है, आपके इंस्पेक्टर का ही होता है, उसको ही ध्यान रखना होता है इसका। सिमिलर मैनर विजिलेंस इंस्पेक्टर जो होता है वो भी विजिलेंस में भी आप यही करते हो कि आप ध्यान रखते हो कि किसी तरह की टैक्स की चोरी वगैरह ना हो। तो ओवरऑल देखा जाए बहुत ही बढ़िया जॉब है। आपको एक वर्दी मिलती है, आप इंस्पेक्टर हैं तो आप 3 स्टार्स भी हैं आपके शोल्डर्स पे, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ मोटिवेट करती है। और हाँ, एक सोसाइटी में आप एक एक अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हो। ऑल्दो मैं ये ज़रूर बोलूँगा इसके साथ ही कि कभी भी एक नाइव सोच नहीं रखनी है। गवर्नमेंट जॉब ही हर चीज़ नहीं होती, और ना ही एक पर्टिकुलर जॉब आपके कैलिबर को डिसाइड कर सकती है। यू आर वे मोर देन दैट, ठीक है ना? तो ये कभी भी नहीं सोचना कि गवर्नमेंट जॉब होगी तो ही मैं कुछ कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो सक्सेस को कभी भी किसी एक चीज़ के साथ आपने जोड़ना नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप जोड़ लेते हो तो अनटोवर्ड प्रेशर आएगा आपके ऊपर, मज़ा नहीं आएगा आपको, आप कभी भी सैटिस्फाई नहीं हो पाओगे, ठीक है ना? तो छोटी-छोटी खुशियों में आपको अपनी लाइफ़ की खुशियाँ देखनी होती हैं, रादर देन कोई इस तरह के आप आईएएस बन जाओ, केएएस बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, तो वो सिर्फ़ एक पोस्ट है, वो आपकी जॉब है। जॉब को जॉब की तरह ही लेना होता है, उसके आगे नहीं लेना होता उसको, है ना? तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ मैंने आपको बताई इसकी, ठीक है ना? क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। अब देखें करियर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो देखो मैं कई बार मतलब मैंने कहा भी हुआ है इसके बारे में। देखो अगर मैं इंस्पेक्टर की बात करूँ, ये एक 4200 पे ग्रेड की जॉब है, ठीक है ना? 4200 पे ग्रेड इज़ प्री गेस्टेड। बहुत ही बढ़िया जॉब है, कई बच्चों को सैलरी का भी होता है, तो मोर और लेस सैलरी आपकी 50 से 60 के आसपास आ जाती है, ठीक है ना? 30 मेरे ख्याल से 35,400 आपका बेसिक पे है। 35,400 के आसपास आपकी बेसिक पे होती है, डीए मिला के आपकी सैलरी 50-60 के आसपास पहुंच जाती है, जो कि एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट है। जहाँ तक बात करें सब इंस्पेक्टर की, देखो सब इंस्पेक्टर का भी सेम ही काम है, ठीक है ना। बट उसको एक इंस्पेक्टर के अंडर काम करना पड़ता है। उसको आपको मतलब जो भी सर्कल में आप प्लेस होंगे, या अगर आप एक्साइज में हैं तो किसी ट्रेड वगैरह में अगर आप प्लेस्ड होंगे, अपॉइंट होंगे, तो आपके ऊपर इंस्पेक्टर होगा, आपने उसको रिपोर्ट करनी है और वो आगे अपनी ईटीओ वगैरह को रिपोर्ट करेगा। देखो हायरार्की को भी हम समझ लेते हैं। हायरार्की क्या है?
हायरार्की होती है, सबसे नीचे होता है गार्ड, ठीक है, उसके ऊपर आ जाता है आपका सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर आ जाता है आपका इंस्पेक्टर, उसके ऊपर आता है आपका ईटीओ और एसटीओ या सीटीओ, इसी को आजकल सीटीओ बोलते हैं, ठीक है। ईटीओ मीन्स एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर एंड एसटीओ मीन्स स्टेट टैक्सेस ऑफिसर, जो कि मोस्टली एक केएस लेवल पोस्ट होती है, ठीक है। तो यानी कि एक सबसे अच्छी बात तो यही है कि भाई इंस्पेक्टर के बाद डायरेक्ट आपकी जो प्रमोशन है वो आपको केएस कैडर में लेके जा रही है, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप टाइम बाउंड के थ्रू केएस में आ जाते हैं तो फिर वो केएस के अकॉर्डिंगली ही आप ऊपर चलते हो, ठीक है ना। तो करियर ग्रोथ भी बढ़िया है, मतलब आपकी अगली पोस्ट जो होगी, अगली जो भी आपकी प्रमोशन होगी, अगर आप इंस्पेक्टर लगते हो तो इट विल बी ए गस्टेड पोस्ट, ठीक है ना। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ जो है, लाइजनिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है आपकी, आप अच्छे तरीके से मतलब मोस्टली जितने भी आपके जो ट्रेडर्स हैं जो लिकर इंडस्ट्री में, उनके साथ आपका मतलब राब्ता होता है और आपको उनको, जैसे मैंने बताया, फैसिलिटेट भी करना है, एट द सेम टाइम रेगुलेट भी करना है आपको, ठीक है ना। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर जो है ये एक 2400 पे ग्रेड की जॉब है, जिसमें आपकी सैलरी 35 से 40 के आसपास आ जाती है, या इसके आसपास आपकी सैलरी बन जाती है, ठीक है। तो ये रही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ करियर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बातें, ठीक है। देखिए, मैं कई बार ये चीज़ कह चुका हूँ और आगे भी कहूँगा कि देखो, जॉब को जॉब की तरह रहना है। अगर आप जिस फेज़ में हो, आई अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती है, बंदे का माइंड स्टेबल नहीं होता, ऑलरेडी सोसाइटी का एक प्रेशर है कि भाई गवर्नमेंट जॉब निकालोगे तो ही आप प्रूव कर पाओगे अपने आप को, तो वो प्रेशर नहीं लेना है आपने, ठीक है ना। कुछ नहीं होता, हो जाएगा। मैं कई बार कह चुका हूँ और अभी भी कहूँगा, गवर्नमेंट जॉब आप सबके नसीब में हो सकती है, ठीक है ना, या आप में से कुछ के नसीब में होगी। कोई ना कोई जॉब तो होगी ना हर एक बंदे के नसीब में। आप सब में से आप सबको कहीं ना कहीं तो आप सेटल हो जाओगे ना, व्हेन यू विल बी इन योर 30s एंड ऑल। तो भाई सीधी सीधी बात है, जॉब का क्या है कि किसी की आज लगती है तो किसी की कल लगती है, इतना ही है। ऐसा थोड़ी है कि भाई आप खजली हो जाओगे लाइफ के अंदर, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। बस इतनी बात है, किसी की आज तो किसी की कल। तो ये भी नहीं सोचना है आपने कि भाई मेरा दोस्त था वो तो थोड़ा सा पढ़ता था, उसकी कैसे लग गई, मेरी क्यों नहीं लग रही, मैं तो भाई टॉपर रहा हूँ हमेशा। भाई आपका टाइम नहीं आया, थोड़ी देर में आपका भी टाइम आ जाएगा। अब तो जेकेएसएसबी ने काफ़ी, मेरे को लग रहा है, इस साल एग्ज़ाम्स ले भी रही है। तो आपको फोकस यही रखना है कि इनमें से एक ना एक एग्ज़ाम आपने क्रैक करके छोड़ना है, ठीक है ना। पर मैं फिर बोलूँगा, यही सब कुछ नहीं है, ये सब ये माइंड में रखना है, तभी आप बिना प्रेशर के जब आप जाओगे ना, तैयारी से जाओगे या एग्ज़ाम क्रैक करने के पॉइंट ऑफ से जाओगे, तो आप आराम से क्रैक कर पाओगे, रादर देन इतना प्रेशर लेके जाओगे अगर तो, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, देखें सिलेबस की बात करते हैं। देखो, जो मेन चीज़ है कि भाई इसका सिलेबस जो है वो क्या होगा। अभी रिसेंटली आज ही कुछ घंटे पहले ही जेकेएसएसबी ने इसका जो सिलेबस है वो भी इसका आ चुका है। तो एक बार सिलेबस को देखते हैं। हम्म, देखें देखिए एट प्रेजेंट जैसे आपको पता ही है कि इसकी जो पोस्ट थी ये 2021 के आसपास निकली थी, है ना। तो एट प्रेजेंट क्या बोला गया है कि ये जो 4 पोस्टें हैं, इन 4 पोस्टों का एग्ज़ाम जो है वो आपका आ रहा है 3 तारीख को, मतलब मोस्टली मार्च में सबके एग्ज़ाम। पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है, यानी आपके पास क्या है, जनवरी है, आपके पास क्या है, फरवरी है। देखिए, यही चीज़ सबसे सबसे पहले तो हमने यही ध्यान में रखना है। देखो, आपके पास क्या है, आप देखो, आज 1 जनवरी है ना? 1 जन है, आपके पास फ़ेब का महीना है और ये भी टेंटेटिव डेट्स हैं। 2 महीने ही हम बात करेंगे, 2 महीने आपके पास भाई, 60 दिन है आपके पास अप्रॉक्सिमेटली। 60 दिन बहुत होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में। और अगर आपको लग रहा है, और कई आप में से होंगे जो कि काफ़ी लंबे इस मतलब काफ़ी देर से इस प्रोसेस के अंदर होंगे, तो 60 दिन बहुत हैं भाई। अगर आप आज डिसाइड कर लो ना, देखो ये वीडियो को अभी लाने का मतलब क्या था, 2 घंटे के अंदर लाने का मतलब क्या है, ताकि आप इस चीज़ को मतलब आप एकदम से अलर्ट हो जाओ कि हाँ भाई एग्ज़ाम आ चुका है। आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि भाई मुझे तैयारी नहीं करनी है। आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कल सुबह उठ के 6 बजे तैयारी करूँगा, जो कि कभी 6 बजते नहीं है फिर। अगर आप ये माइंड में लेके चलोगे ना, फिर आपके लिए मुश्किल होगा।
आज अगर मैं सिलेबस बता रहा हूँ, आपका काम होना चाहिए उस सिलेबस को आज पूरे माइंड में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए मुझे इसको पढ़ना कैसे है, और कल सुबह से आपने उसको पढ़ना शुरू कर देना। रात को क्लैरिटी होनी चाहिए पूरी तरह से। यही कारण है कि भाई ये वीडियो मैं इस टाइम पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अप्रोच भी किया था गुरप्रीत सर ने, तो उन्होंने बोला था कि आप काइंडली इसको प्रेजेंट करें, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए 2 महीने हैं हमें जो दिख रहा है कि भाई इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब अगर हम बात करें, देखो अब फाइनेंस की 10 तारीख को, सब इंस्पेक्टर की 17 को, और पटवारी का भी एग्ज़ाम है जो कि काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, आपको पता है इसकी भी तैयारी आपको रखनी है। वो कब है? 31 को है। अब देखिए इसकी मैं बात नहीं करूँगा, ये मेरा डोमेन नहीं है, तो मैं आगे ही चलूँगा। हम बात करेंगे, देखो हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की। देखो ध्यान में रखने वाली बात क्या है, पेपर है 120 नंबर का, ठीक है, और ये भी पेपर कितने का? 120 नंबर का। सिर्फ फ़र्क किसमें है? आपके जो मार्क्स असाइन्ड है उनमें फ़र्क है। और सेकेंडली इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना, इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आपका क्या है? फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, जो कि 36 नंबर का है, ठीक है ना। तो मेन क्या है कि इंस्पेक्टर के लिए आपको फाइनेंस और अकाउंट्स को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जबकि सब इंस्पेक्टर में ऐसा नहीं है। सब इंस्पेक्टर में क्या है, आपका 20-20 नंबर के भी सारे डिवाइडेड है इक्वली, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ ध्यान में रखने वाली क्या है कि भाई आपका जो जनरल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू जेएनके यूटी है, वो भी 36 नंबर का है। तो यानी अगर आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली 72 नंबर का जो आपका है, 120 में से 72 नंबर वो 2 ही टॉपिक्स में से है। तो आपका पहला मतलब जो आपने माइंड में बना के रखा हुआ है, या फिर आपको जो सबसे पहले पकड़ना है, वो इन्हीं दोनों को पकड़ना है। इंस्पेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि 72 मोर देन 50% 2 ही टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है, ठीक है ना। अब देखो पहले हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की। तो सब इंस्पेक्टर की बात करें अगर, तो आप देखो जनरल इंग्लिश 20 नंबर, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज 20 नंबर, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस और जेके 20 नंबर, जनरल साइंस, साइंस दोनों में है, उधर 12 नंबर की, इधर 20 नंबर की, ठीक है ना। तो आपने तैयारी एक ही करनी है। देखो आपने जब तैयारी करनी है ना, इसको कंबाइन, इनको कंसोलिडेट करना है, कंसोलिडेट करके आपने तैयारी करनी है। आपने ये तीनों सिलेबस लेने हैं, अगर आपने तीनों फॉर्म भरे, तीनों सिलेबस लेने हैं, पहले पकड़ने हैं कॉमन टॉपिक और जिसके नंबर्स जो है वो ज़्यादा है। फिर आपने एक अपना सिलेबस क्रिएट करना है जिसमें आपके ये तीनों कवर हो जाए, और आई अश्योर यू यही सिलेबस होगा, मतलब यही 80% सिलेबस सेम होगा। जो किसका होगा? नायब तहसीलदार का भी होगा जो आने वाली पोस्ट है, और जेकेपीएसआई का भी होगा जो भी आने वाली पोस्ट है। यानी अगर आप एक सिलेबस अपना क्रिएट कर लो, है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई, आपका मोस्टली कवर हो जाएगा आपका सिलेबस। आपने ये नहीं देखना कि अलग अलग सिलेबस है, आपने एक ही सिलेबस लेके चलना है। अब देखो इंग्लिश की बात करें तो वही टेंसेज, रीअरेंजमेंट, मॉडल्स वगैरह ये सब चीज़ें। देखो मेन चीज़ क्या है, देखो इंग्लिश में ना कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई इंग्लिश कैसे करें। यार देखो इंग्लिश मेरा तो एक ही असूल रहा है यार, जिस तरह से मैंने क्रैक किया हुआ है वो यही रहा हुआ है। इंग्लिश ना आप मतलब ग्रामर याद कर करके नहीं कर सकते। मतलब जितनी आपकी रीडिंग हैबिट्स होंगी, जितनी आप इंग्लिश मूवीज़ देखते होगे, जितना आप इंग्लिश को सुनते होगे, वो चीज़ ऐसी होगी जो आपके मतलब इंग्लिश में ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है ना? रादर देन अगर आप बुक इस तरीके से ग्रामर पूरी की पूरी याद करते रहे, ठीक है, नरेशन में, मॉडल्स में, कई जगहों पे आपको वो आना चाहिए, मतलब जो भी आपके रूल्स हैं। बट आप देखोगे अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा ना, तो आप इस बात से रिलेट कर पाओगे कि मोस्टली आपकी एक हंच होती है, जो आपको इसको सही या गलत करवाती है। तो आपको इंग्लिश को सिर्फ रट्टा ही नहीं मारना है, आपने जितना हो सकता है उसको नॉर्मल लाइफ, उसको इनकलकेट करना है, इम्बाइब करना है अपनी लाइफ के अंदर। आपने डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया, अब न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे आज के ज़माने में करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको फ़ायदा नहीं है। आपको, आप अगर उसको पढ़ रहे हो इंग्लिश न्यूज़पेपर को, तो वो इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा रेदर देन करंट। क्यों? करंट की तो आपको खिचड़ी मिल ही जाएगी किसी ना किसी पीडीएफ के फॉर्म में, पर इंग्लिश की वो खिचड़ी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। कहीं पे आपको कोई वर्ड सुनने को मिलता है, क्या करना है, उसको नोट डाउन कर लिया। आपने क्या किया, उसको नोट डाउन कर लिया, उसका मीनिंग लिख के रख लिया, ठीक है ना। कहीं पे आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको अटपटा लग रहा है, तो आपको उसको 3-4 बार पढ़ना है कि उसमें ग्रामेटिकली क्या चीज़ है जो इनकरेक्ट है। या आप कोई जंबल सेंटेंस कर रहे हो, कोई पैराफ्रेज कर रहे हो, तो आपने उसको इस तरह से पढ़ना है कि नॉर्मल लाइफ में जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो मुझे इसमें क्या अटपटा लग रहा है। जैसे देखो, अब अगर मैं हिंदी में बात करूँ, मैं आपको बोलूँ मत जा तू कल, फाइंड द एरर, तो आपको ऑब्वियसली बात है, आपको अटपटा लगेगा ना, आपको कुछ ग्रामर थोड़ी याद है ये मेरे सेंटेंस के अंदर। आपको क्या ध्यान में आया? आपको लगा नहीं यार ये तो मैं सुनता नहीं हूँ इस तरह की बात। आना चाहिए तू कल मत जा, है ना? अब क्या हो गया ये? क्या आपने ग्रामर का रूल लगाया? नहीं, आपकी हंच थी
क्योंकि आपने बचपन से हिंदी सुनी हुई है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है ना? तो इसी उसी तरीके से आपने इंग्लिश को भी अप्रोच करना है, ठीक है? साथ में रूल्स और जो भी सिनोनिम एंटोनिम वो तो है ही है, बट ये नहीं कि भाई एक दिन 2 घंटे निकाल के आपने इंग्लिश पढ़नी है, तो उस दिन आप सिनोनिम लिख रहे हो, उस दिन आप एंटोनिम लिख रहे हो, नहीं। आपको इसको नॉर्मल आज चलते-फिरते जो वर्ड नया दिखा, चल भई अपने मोबाइल आपके हाथ में है, नोटपैड ऑन करो, उस पे लिख लो, साथ में उसका मीनिंग लिख लो अपना, है ना? आगे अगर हम बात करें देखो किसकी आपकी जेके विद स्पेशल रेफरेंस टू आपका जो जेके जीके एंड करंट है, उसमें आप देखो क्या है, एक तो आपकी क्या है इंडियन हिस्ट्री दोनों में है, तीनों में है, पटवारी में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल तो हो ही गया इंपॉर्टेंट, आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है ना? उसके अंदर आपने ये चीज़ का ध्यान में रखना है, देखो आप इधर भी देखो अगर आप, तो ये देखो यहाँ पे भी क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल आपका है। यानी फ्रीडम स्ट्रगल जब आप पढ़ रहे हो तो आपने इस अप्रोच से पढ़ना है कि भाई आपका 3 एग्ज़ाम में आ रहा है भाई वो, 3 क्या एट द सेम टाइम आप देखोगे उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, किसके अंदर एनटी में और जेकेपीएसआई में, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखो ये देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भाई आपने फ्रीडम स्ट्रगल वाला टॉपिक तो अच्छे से पढ़ के ही जाना है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक आपके तीनों एग्जाम्स के अंदर है, ठीक है ना? सिमिलर मैनर में अगर आप देखोगे इसको, अब फर्स्ट इन द वर्ल्ड या आपका जो वो है आपका देखो ये क्या, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ये किसी भी आप बुक से देख लो, लूसेंट ले लो, तरुण गोयल ले लो, वहां से आप मोटा मोटा याद कर लो, ठीक है ना? करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पढ़ना है इसको, है ना? कि भाई लेटेस्ट अगर कोई फर्स्ट हुआ है तो उसको ध्यान में रखना है आपने। पॉपुलर पर्सनैलिटी, अब देखो न्यूज़पेपर की बात करो, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है ना? अब इसमें मोस्टली ये कौन से करंट न्यूज़पेपर पूछते हैं, अगर आप देखोगे ना, नोटिस करोगे एग्जाम में, तो मोस्टली जो फ्रीडम स्ट्रगल में आपके न्यूज़पेपर थे ना, जैसे आपके समाचार दर्पण हो गया या आपके समर कामुदी हो गया, इस तरह के न्यूज़पेपर ही आपको पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। देन लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है, जिसके अंदर आप जो भी आपकी जो लैंग्वेज है ना, आपकी जैसे जो आपकी जैसे एक क्वेश्चन इसके अंदर बड़ा पॉपुलर है, ये वाला अपना कौन सा क्वेश्चन था कि जम्मू की मतलब डोगरी लैंग्वेज जो थी वो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू आपकी ऐड हुई थी आपके शेड्यूल के अंदर, ठीक है ना, जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर, ठीक है ना? तो वो ध्यान में रखना है आपने। अच्छा, यूएनओ आपका डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूएचओ हर एग्जाम में आया है, इसको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना? बिम्स्टेक हो गया। अच्छा, एसडीजी गोल्स आप अभी सर्च करोगे ना अगर किस पे, अपने गूगल पे, तो वहाँ पे एक पिक्चर आती है, वो पिक्चर बहुत बढ़िया है, उसके अंदर जितने भी आपके एसडीजी गोल्स हैं ना वन वन लाइनर में लिखे हुए हैं, वो पिक्चर को प्रिंट करके अपने पास रख लो, रोज का एक गोल याद कर लिया, खत्म बात, ठीक है ना? अच्छा, आपका बाकी कम्युनिकेबल डिजीज या कोविड-19 के एसओपीज़ वगैरह, आपका वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, क्लाइमेट एंड क्रॉप, देखो अब इसके अंदर मेन टॉपिक कौन-सा आ गया? देखो एक तो एसडीजी गोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंग्वेज एंड कल्चर, एक क्वेश्चन कन्फर्म आता ही आता है, लास्ट टाइम भी आया था मुझे याद है, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आपका क्लाइमेट एंड क्रॉप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर से। जेएनके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आपने क्लाइमेट क्रॉप पढ़ना है और आपने इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडिया स्पेशली आपको पूछ लेंगे भाई बताओ आपका साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, कौन सी पीक है भाई जहाँ जहाँ पे ये आपके ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जो है मर्ज करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो रिवर्स एंड लेक, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला फोकस आपका होना चाहिए रिवर्स एंड लेक्स के ऊपर, जितने इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, अच्छा वो कहाँ से उभर रहे हैं। बड़ा फेमस एक क्वेश्चन था कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा देखो करंट अफेयर की अगर बात करो, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, देखो कितने नंबर का है, देखो पहले इसको, 20 नंबर का है, 20 नंबर में जीके पूछनी है, करंट भी पूछना है, यानी 3 से 4 नंबर का करंट होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। 3 से 4 नंबर में आप देखोगे मोस्टली आपने ट्राई करना है जम्मू के अकॉर्डिंगली या जम्मू के हिसाब से, अगर कोई करंट मार्केट में आया हुआ है तो उसको पहले पकड़ लेना आपने अच्छे से, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आपने कोई अवार्ड मिला हुआ है, अवार्ड में से क्वेश्चन एक निकल जाता है, वो अवार्ड्स आपने सारे याद कर लेने हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से आपने करंट को अप्रोच करना है, ठीक है? अच्छा, फिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी का टॉपिक है, एग्रीकल्चर बढ़िया तरीके से पढ़ लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी इंडस्ट्रीज का जो टॉपिक है या एलपीजी रिफॉर्म्स है बढ़िया तरीके से पढ़ लो, एक क्वेश्चन निकलता ही निकलता है इसके अंदर से भी। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, आईएमएफ, ये तीनों ये सारे क्या हैं आपके, ये आपके इकोनॉमी के टॉपिक है, और यहाँ पे तो इकोनॉमी बहुत ईजी वाली है,
आप देखोगे फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में बहुत मुश्किल थी इकोनॉमी, ये इजी वाली इकोनॉमी, यहाँ से भी क्वेश्चन निकलेंगे आपके। अच्छा, जितने थर्मल न्यूक्लियर हाइड्रो पावर प्लांट्स है तरीके से याद कर लो इनको, ठीक है ना, टारगेट बना लो दिन के, मैंने 3 सॉरी 3 ये याद करने। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया 20 नंबर का, क्या है, जेएनके के अकॉर्डिंगली। अब देखो जेएनके के अकॉर्डिंगली जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर नंबर 1 प्रायोरिटी देखोगे तो जेएनके की टूरिज्म डेस्टिनेशन सबसे नंबर 1, सबसे पहले ये पकड़नी है आपने। क्योंकि जब आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन करते हो ना, साथ ही साथ आपका क्या हो जाता है, आपका हिस्ट्री भी आपकी कवर हो जाती है आधी से ज़्यादा। आप देखोगे कौन सी चीज़ किस राजा ने बनाई, तो ऑटोमेटिकली आपको हो रहा है ना वो चीज़ याद। दूसरा सबसे नंबर पे इंपॉर्टेंट है आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 नंबर के तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। पंचायती राज एक्ट, अगेन 2-3 नंबर का आएगा ही आएगा। रिवर्सल है कि मैं प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूँ, पहले क्या पढ़ना चाहिए, दूसरा क्या पढ़ना चाहिए, तीसरा क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। देखो जेएनके हिस्ट्री जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मतलब आपको नहीं पढ़नी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए, ऑब्वियसली आपको पढ़नी चाहिए, उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए आपको। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे जब आप टूरिज्म पे अच्छे से पढ़ोगे ना, आपकी हिस्ट्री ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके निकल रहे होंगे आपको, ठीक है ना। मेनली मेरे को लगता है कि ये पहले आपने पढ़ना है, उसके बाद आपने बाकी चीज़ों की तरफ जाना है, ठीक है। साइंस की बात करें, लूसेंट बढ़िया बुक है, लूसेंट की साइंस जो है वहाँ से क्वेश्चन निकल जाते हैं आपके। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको लूसेंट की जो आपकी बुक है उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर भी ओजोन लेयर में से तो क्वेश्चन मैंने हर एग्जाम में देखा ही देखा है जहाँ पे ये टॉपिक मेंशन है आपका, ठीक है। एट द सेम टाइम वाइटामिन, हर जगह मतलब जिधर ये टॉपिक में आपको दिखेगा, आपको उसमें से क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। इकोसिस्टम आपको क्वेश्चन पक्का दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा, ये लाइफ प्रोसेस वाला जो टॉपिक है, इसमें ब्लड रेस्पिरेशन वगैरह ये जितने आते हैं ना, ये भी आपको मतलब करना चाहिए, ये भी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन निकल जाते हैं मोटे मोटे आपके। अच्छा, वेव्स लाइट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आपका निकलता है, ठीक है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पर मेरे हिसाब से यहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके रिपीट देखने को मिलते हैं आपको। अगेन मेंटल एबिलिटी, भाई ये 20 के 20 नंबर आपके होते हैं अगर आप तरीके से पढ़ लो, 20 के 20 नंबर मिलते हैं ये, और यहाँ पे तो कमी बेशी छोड़नी ही नहीं है ना, अच्छे तरीके से करना है इसको, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन तो देखो भाई, आप मान के चलो हर एक एग्जाम में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन आएगा ही आएगा, कोई दो राय है ही नहीं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आप देखें पूरी गवर्नमेंट जो है वो ई गवर्नेंस की तरफ जा रही है, ठीक है। हर चीज़ आपका क्या हो गया, आपका एक सिस्टम के थ्रू है, तो इसीलिए कंप्यूटर तो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई। इसमें आप अब वो नहीं कर सकते हो, मतलब कई बच्चे सोचते थे पहले कि भाई कंप्यूटर हम मतलब स्किप कर सकते हैं या कंप्यूटर उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप ये चीज़ भूल जाओ कि कंप्यूटर के अलावा क्या के बिना आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाओगे। हर एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर आने ही आना है। तो जब आप इसको पढ़ रहे हो तो देखो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि भाई आप अच्छे से एक ही बारी में करो, आपने कोई एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है। वही चीज़ें हैं, वही 5-10 टॉपिक हैं, घूम फिर के आपको देखने को मिल रहे हैं। किसी में 5वें नंबर का पहले नंबर है या किसी पे 1 नंबर का 5वें नंबर पे, यही हो रहा है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अकाउंट इसकी बात करें तो अगेन सेम आप देखो, मेन क्या है, 36 नंबर का ये ऊपर वाला टॉपिक है, यानी और देखो आप वही बातें हैं जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन, क्रॉप्स एंड क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, है ना, इंपॉर्टेंट लेक, इंडियन इकोनॉमी, ये आपका आ गया, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना। अच्छा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है ना, यही आपको देखने को मिल रहा है रिपीटिशन पे। तो ये आपने अच्छे से करने करना। अगेन जब आप कर रहे हो टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका ये भी कवर हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो इसमें अलग है 36 नंबर का फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ठीक है ना। तो भाई ये तो करना पड़ेगा, क्यों, और लास्ट ईयर नहीं था जब हमने एग्जाम दिया था तब ये नहीं था इसके अंदर, इस बार एग्जाम के अंदर ये है। उस बार नंबर के डिवीजन अलग था और टॉपिक्स यही थे, ठीक है, थोड़े इलेबोरेटेड मैनर में थे। तो अब देखो इसमें फिजिकल पॉलिसी, बजट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट मैनेजमेंट एक्ट, आपका अकाउंटेंसी, डबल एंट्री जो है, सिंगल एंट्री है, ये इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली, क्योंकि अगर आप जीएसटी में जाएं तो जीएसटी में आपका इसके बिना आप समझ नहीं पाओगे। अगर आप सपोज करते हैं रिक्रूट भी होते हैं एज इंस्पेक्टर, तो एक्सेल नंबर 1 प्रायोरिटी आपको आना चाहिए, सेकेंडली अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए, आपको बेसिक टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए, वरना आप उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। इंग्लिश सेम देखो वही बातें। अच्छा हाँ, 12 नंबर की इसमें एक्सक्लूसिव क्या है, पॉलिटी, तो भाई जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में है, भाई उसकी नेचर, फिलॉसफी है, जो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है ना। तो मतलब ठीक है, अच्छा टॉपिक है, आराम से कवर होते हैं, तो इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ऊपर से आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ,
होता क्या है कि भाई अगर आपने मतलब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि द नेक्स्ट प्रमोशन जो है आपकी इंस्पेक्टर से वो ईटीओ है। भाई पर पहले आपको जब इंस्पेक्टर अपॉइंट हो गए तो आपको इंस्पेक्टर के एक एग्जाम और होते हैं जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, सब इंस्पेक्टर के भी होते हैं, इंस्पेक्टर के भी होते हैं, वो भी क्वालिफाई करने हैं। उसमें टैक्सेशन ही आता है पूरी तरह से, और उसमें अकाउंटेंसी वगैरह ये भी आते हैं टॉपिक, ठीक है ना। फिर इंस्पेक्टर से जब ईटीओ बनना है तब भी डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई करने हैं। जब तक आप वो क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप बन भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारा। अगेन रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। साथ ही साथ चलो पटवारी भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो पटवारी में ध्यान में रखने वाली बात क्या है भाई, उर्दू है। कई बच्चे परेशान थे उर्दू होगी कि नहीं होगी, उर्दू है, ठीक है ना। वर्किंग नॉलेज इसकी है आपकी। तो भाई वही है, रीडिंग टोटल 50 नंबर की है, बट काइंड ऑफ आपने इसको बस क्वालिफाई ही करना है। तो 20 नंबर आपके रीडिंग के होंगे और आपका 30 नंबर जो आपके ऐसे राइटिंग वगैरह के हैं। बाकी अगर हम बात करें अगेन देखो सेम सिलेबस है, बस ऊपर नीचे किया हुआ है, थोड़ा मरोड़ा हुआ है उसको। दोबारा इसमें 36 नंबर का ये है, 24 नंबर के ये है, बस नंबर्स के हैं आपके जो है वो अलग अलग है। अच्छा कंप्यूटर एप्लीकेशन आपकी ठीक ठाक है इसके अंदर, ठीक है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग है, ठीक है ना। तो वही बातें हैं आपकी। तो अगर हम देखें तो देखो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको जैसे अभी बताया डिटेल में, है ना, हमने डिस्कस किया सिलेबस। अब बच्चे कहीं कंफ्यूज होते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें। देखो मैं इस मामले में एक बात कहूँगा, वो ये देखो मेरे अकॉर्डिंगली जब मैं उस फेज़ में था मुझे लगता है कि एक जिस स्टेप को मैं फॉलो करता था वो काफ़ी मुझे उसने हेल्प की। देखो नंबर वन चीज़, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सबसे पहले तो भाई आपके पास सिलेबस होना चाहिए। बाइबल है भाई आपकी वो, सिलेबस प्रिंट करके सामने रख दो। कई बच्चे क्या करते हैं, मोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, सिलेबस देखते ही नहीं है उसके बाद, और इधर उधर की बातें पढ़ते रहते हैं, कोई फायदा नहीं। नंबर वन सिलेबस, और नंबर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो ये दो चीज़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तैयारी शुरू करने से पहले ये चीज़ होनी चाहिए। क्यों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपको बताते हैं किसी एक टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब सपोज करो आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हो, मॉनेटरी पॉलिसी में आप कोई ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हो जिसका कोई लेना देना नहीं, वहां से क्वेश्चन कभी जिंदगी में आया ही नहीं है, तो वो क्यों पढ़ रहे हो। आपको पता है भाई सीआरआर पूछेंगे, एसएलआर पूछेंगे, रेपो रेट पूछेंगे, रिवर्स रेपो रेट पूछेंगे, है ना। आपको पता है टूरिज्म है, तो आपको पता है जेएनके का टूरिज्म है, वहां से भी आपको पूछना है कि भाई बताओ आपका रघुनाथ मंदिर को किसने स्टार्ट किया, किसने कंप्लीट किया, है ना। तो ये सारी बातें आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ध्यान में रखना कि जब आप पढ़ रहे हो तो प्रीवियस कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस पेपर और सिलेबस, दो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर तैयारी जो है वो किस तरीके से करें, ठीक है, पढ़ते वक्त हमें समझ नहीं आता कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। तो मेरे हिसाब से क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, देखो नंबर वन तो भाई जिधर भी आप पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी, कहीं पे कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी एबीसी आप कर रहे हो, ठीक है, कोई वीडियो लेक्चर सुन रहे हो किसी के तो वीडियो लेक्चर, ये आपने सुने अच्छे से। सपोज करते हैं हम लेके चलते हैं कि आपने हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के आप पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो आपने या तो आपने खुद पढ़ी होगी बुक से, या तो आपने कोचिंग ली होगी, या तो आपने की वीडियो शीडियो देखी होगी, और आपने क्या किया, इसके बनाए नोट्स, ठीक है। जब आपने इसके नोट्स बनाए तो दूसरे नंबर पे क्या करोगे, देखो अगर तो आप कहीं से वीडियो से पढ़ रहे हो, कुछ कहीं से पढ़ रहे हो, तो आपने नोट्स बनाए, आपने सारी इंपॉर्टेंट बातें लिख दी। दूसरी चीज आप क्या करोगे, आप कोई बुक पढ़ोगे, ठीक है ना, कोई भी एबीसी बुक हो, चाहे वो लूसेंट हो। भाई ये नहीं करना कि हम लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाओ, स्पेक्ट्रम लेके बैठ जाओ, वो आपके लेवल की बुक। देखो आप हमेशा ध्यान में रखना आपका दुश्मन कौन है। इस टाइम पे आपका दुश्मन है जेकेएसएसबी का एग्जाम रादर देन आईएएस केस का। देखो मैं कई बार कहता हूँ नॉलेज गेन करना, ठीक है ना, नॉलेज गेन करना और एग्जाम क्रैक करना जमीन आसमान का फर्क है। नॉलेज गेन करनी है तो फिरते रहो, पढ़ते रहो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, कोई हिसाब ही नहीं है। एक एक सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक में पीएचडी होती है, तो जितना मर्जी पढ़ो कोई हिसाब नहीं उसका। पर अगर आपने क्या करना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको चीज़ों को चार दीवारी में लाना पड़ेगा। आपको अपनी पढ़ाई को चार दीवारी के बीच में लाना पड़ेगा। चार दीवारी के बीच में लाने का मतलब क्या हुआ, आपको अपनी पढ़ाई को लिमिटेड करना पड़ेगा, एक रिसोर्स ओरिएंटेड करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई आज लूसेंट पढ़ी तो भाई चाचे के ताए के लड़के ने बोला नहीं नहीं हमें तरुण गोयल पढ़नी है, तरुण मैंने तो तरुण गोयल पढ़ के निकाला तो आप तरुण गोयल में शिफ्ट हो गए, ये बेवकूफ़ी है। देखो हिस्ट्री तो सेम ही है ना, चाहे तरुण गोयल हो चाहे लूसेंट हो। तो बार बार अपने सोर्सेज को जंप नहीं करना है। अगर आप जंप करोगे तो आपके लिए इशू बना रहेगा, आपको परेशानी क्रिएट होगी उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है।
अच्छा, उसके बाद देखो जब आपने बुक पढ़ी, सपोज करते लूसेंट पढ़ी, कोई पढ़ी, तो आपने क्या किया, मतलब अगर सपोज करते हैं हिस्ट्री में आपने टॉपिक पढ़ा था द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो नोट्स तो आपने बनाए। अब नोट्स में सारी बातें होंगी, माइट भी बुक से आपको 2 बातें एक्स्ट्रा मिली, तो आपने क्या करना है, उन्हीं नोट्स पे साइड में ट्राई करना है व्हाइट पेजेस पे नोट्स बनाओ, रेदर देन ए बुक। व्हाइट पेजेस फिर आप ऐड कर सकते हो, वहीं साइड पे आगे पीछे क्या कर दिया, जो 2 बातें थी वो एक्स्ट्रा लिख दी आपने इसके अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी मेन सारी बातें एक ही जगह पे कंपाइल हो रही है। फिर क्या करना है, आपने उठाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपने वही टॉपिक देखना है, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन, आपने देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आए हैं। सपोज करो 3 क्वेश्चन आए थे उस टॉपिक में से, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे, 3 में से 2 आपके इस नोट्स में से निकल गए, एक क्वेश्चन टिपिकल था, आपको पता नहीं चला कहाँ से आया, तो आपने ये क्वेश्चन भी इस नोट्स में लिख लेना है, और इस जो ये क्वेश्चन है इसके आगे पीछे के 2-4 टॉपिक आगे पीछे कहीं से पढ़ के उसका डेटा भी यहाँ पे लिख लेना है। अब क्या हुआ देखो, आपके एक होलिस्टिक मैनर में नोट्स क्रिएट हो गए, आपके एक ऐसे नोट्स क्रिएट हो गए जो लास्ट में आपको आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आपको 10 बुक्स फ्लोरने की जरूरत नहीं है, जो आपको याद ही नहीं रहेगा कौन सी चीज कहाँ से पड़ी थी। यहाँ पे आप एक ही जगह पे हर चीज कंपाइल कर रहे हो, और ये चीज बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं, एक जगह पे आके अपनी तैयारी उनकी खराब हो जाती है। वो जगह क्या है? वो है कि वो चौथा स्टेप फॉलो नहीं करते, और चौथा स्टेप क्या है? रिवीजन। देखो रिवीजन एक रामबाण है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तो आप एग्जाम क्रैक कर ही नहीं सकते। हमेशा ध्यान में रखना है आपने, एग्जाम कब क्रैक होता है, एग्जाम आपके हाथ से कब निकलता है। वो तब नहीं निकलता जब एक मुश्किल क्वेश्चन आप गलत करते हो, वो आपके हाथ से तब निकल जाता है जब आप एक आसान क्वेश्चन जो आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया हुआ था, जो 10 में से 9 बंदे ठीक करेंगे पर आप गलत करके आ गए, वहां पे आपके हाथ से क्वेश्चन, आपके हाथ से एग्जाम निकल जाता है। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है ना। तो इसीलिए रिवीजन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। आप नया कम पढ़ो, बच्चे क्या करते रहते हैं, नया नया पढ़ते रहते हैं, खत्म, बेवकूफ़ी है, कोई फायदा नहीं है उसका। आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, इस साइकिल को लूप में चलाओ, नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, रिवाइज करो, लगातार रिवाइज करता है, इस लूप को चलाते रहना है, तभी आप क्या कर पाओगे, अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, राइट। अच्छा, एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही है, वो पीछे मैंने डिस्कस भी कर लिया कि भाई क्या 120 नंबर का आपका एग्जाम है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग तो है ही है 0.25 की, ठीक है ना। तो और सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू है नहीं, हमारी बारी में तो इंटरव्यू भी हुआ था भाई, तो आपकी बारी में तो इंटरव्यू भी नहीं है, तो इट इज़ वेरी गुड। आपको सिर्फ एक एग्जाम को क्रैक करना है और आपको एक बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब मिल जाएगी, राइट। प्रिपरेशन टिप्स की बात करूं, देखो ऐसे तो मैंने बात कर ही ली है, बट आपको इस चीज़ को समझना है। देखो कई मैंने देखा है, बच्चे पूछते हैं सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो वो ये कोई सवाल ही नहीं है, हर बच्चे का अपना एक जोन है भाई। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्टिव आवर्स, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए मैं लगातार बैठ के कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, कोई 2 घंटे पढ़ सकता है, कोई आधा घंटा पढ़ सकता है, कोई 5 घंटे पढ़ सकता है, कोई 6 घंटे पढ़ सकता है, ठीक है ना। किसी को जो चीज़ 5 घंटे में समझ आती है, किसी को 1 घंटे में समझ आ जाती है, ठीक है ना। तो तो ये तो कोई पैरामीटर ही नहीं है, आपका पैरामीटर बस होना चाहिए कि मेरे को आपने टारगेट ओरिएंटेड चलना है। आपका दिन का टारगेट चाहे 10 घंटे में हो रहा है, चाहे 2 घंटे में हो रहा है, चाहे 1 घंटे में हो रहा है, वो कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक सवाल और होता है बच्चों का कि भाई सर दोपहर को सुबह उठ के पढ़ें, आफ्टरनून में पढ़ें, नाइट में पढ़ें, कब पढ़ें। अगेन सब्जेक्टिव चीज़ है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सो इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्टिव आवर्स, कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कब होते हो। क्या आप मॉर्निंग में होते हो, या आफ्टरनून में होते हो, या नाइट में होते हो, वो आपको डिफाइन करना है। जो भी, देखो आपने चीज़ वो करनी है जो आपकी बॉडी को स्ट्रेस ना दे, ठीक है ना। आपकी बॉडी को स्ट्रेस नहीं दे वो चीज़, ठीक है ना, वही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है ना। चाहे वो मॉर्निंग में पढ़ के आपको आराम मिलता है तो मॉर्निंग में पढ़े, आफ्टरनून में लगता है तो आफ्टरनून में पढ़े, नाइट में लगता है, मुझे रात को मज़ा आता था पढ़ने का, तो मैं रात को पढ़ता था भाई। ये अपना अपना एक लर्निंग स्टाइल है, अपना लर्निंग स्टाइल डिफाइन करो, अपने प्रोडक्टिव आवर्स को डिफाइन करो, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंडली एक चीज़ और, मतलब मैं ज़रूर बोलूँगा, मतलब तैयारी क्योंकि इस पे बात ही हो रही है। दूसरी मुझे लगता है, एक तो प्रोडक्टिव आवर्स को आइडेंटिफाई करो, सेकेंडली आप अपना लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करो। लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करने का, किसी को कोचिंग से समझ आता है, किसी को सेल्फ स्टडी से समझ आता है, किसी को वीडियो लेक्चर से समझ आता है, जहाँ से भी समझ आए भाई उसको फिक्स कर लो, वहीं से पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना। थर्ड मैं बोलूँगा आपको कि अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखो और डिसिप्लिन रखो।
आपको पता होना चाहिए भाई मुझे कितना पढ़ना है, आज मुझे इतना पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है, सुबह उठना तो उठना ही उठना है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज करो अपने आप को, आपको पता होना चाहिए भाई मुझे मेरा मटेरियल कहाँ पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भाई बेड पे पूरी किताबें फैला के बैठे हुए, कोई मतलब नहीं है उसका। शाम को जब लास्ट मोमेंट आएगा पैनिक कर जाओगे, पैनिक नहीं करना है। देखो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप पैनिक करोगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए, ठीक है ना। एक बड़े बोलते ना फेमस स्कॉलर ने कहा था दैट यू कैन नॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय इवेडिंग इट टुडे। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी है, एक बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर। वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते नहीं है तो वो क्या करते हैं, दे कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेट वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। देखो प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यार, परेशानी क्रिएट हो जाएगी। देखो कब होता है, क्या होता है, कोई भी आपका सपोज करते हैं आपका एग्जाम है, होता क्या है, आप पहले रिलैक्स रहते हो और लास्ट में पैनिक बटन अपना ऑन करते हो। स्टार्टिंग में आप रिलैक्स रहोगे कोई चक्कर नहीं, बहुत टाइम है, 2 महीने है, 2 महीने, पर लास्ट में क्या होगा, लास्ट के 15 दिन में यूल गेट पैनिक, क्योंकि आपको टास्क को कंप्लीट करना है ना, आपका तैयारी तो हुई नहीं है, आप पूरी तरह से तो पढ़ ही नहीं पाए। तो इससे क्या होता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऑर्गेनाइज रहो, डिसिप्लिन रहो, प्रोक्रेस्टिनेशन को कम से कम करो। अगर आज का टास्क है तो आज ही कंप्लीट करना है, उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छा, अपना फोकस बढ़ाओ। फोकस आजकल तो मतलब बहुत ही आप कह सकते हो, मैं कहता हूँ मतलब खराब हो चुका है बच्चों का, मतलब इवन हमारा भी, ऐसे क्या बोलूँ किसी को, सबका फोकस बहुत खराब हो गया हुआ है। अब देखो लॉन्ग टर्म कंटेंट आप देख नहीं सकते हो, आपको शॉर्ट टर्म कंटेंट चाहिए, रील्स चाहिए, ये चाहिए, तो क्या है वो टाइम वेस्ट है ना आपका, ठीक है ना। तो अगर आप मतलब इसको तरीके से अपने फोकस को मैनेज नहीं कर पाओगे तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपको क्या होगा, जब आपका फोकस सही नहीं होगा, आप टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, टास्क को कंप्लीट नहीं करोगे तो क्या होगा, स्ट्रेस लेवल आपका हाई हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल हाई होगा तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, वो गिर जाएगी आपकी, है ना, क्या फायदा हुआ उसका। एक चीज और कहूंगा मैं, एलिमिनेट नेगेटिव सोशल मीडिया। देखो मैं ये नहीं कहता सोशल मीडिया को डिलीट कर दो, आपकी मर्जी भाई, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो ठीक है, इट्स ओके, आप अपने आप को छोटी छोटी ट्रीट्स दे सकते हो इस फॉर्म में। बट नेगेटिव सोशल मीडिया को भी एलिमिनेट करो, वो आपको नेगेटिव एनर्जी देता है, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से थोड़ा बाहर करो, जो आपको बोल रहे हैं कहाँ यार तेरा कहाँ होगा, नहीं, ऑलवेज भी पॉजिटिव, हाँ यार होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। वो बंदे अपने साथ रखो जो आपको मोटिवेट करें रादर देन जो आपको नेगेटिविटी आपके लाइफ में लेके आते हैं, ठीक है ना। और होता क्या, अब ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ये एक हैबिट बन जाएगी, आपके सिस्टम में स्नीक कर जाएगी। आपको एक सिस्टम क्रिएट करना है। उसके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उनको आदत होती है मोबाइल को उठाने की, तो दे शुड हैव सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइन। सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइन का क्या मतलब हुआ, भाई मैं 25 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट सोशल मीडिया चलाऊंगा, और 25 मिनट में ये पढ़ूंगा। जब आप इस तरह से काम करोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करने लग जाएगी, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए आप कोई चीज़ क्यों कर रहे हो, है ना। अगर आपको एग्जाम है क्यों निकालना है, आप में से कई होंगे जिनको अपने आप को प्रूव करना है, कहीं को अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, किसी को अपने बिलवड को प्रूव करना है, किसी को अपनी इस जो लाइफ वो जी रहा है जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है माइट भी, उससे बाहर निकलना है। तो उन सब चीज़ों को आपने क्या करना है ना, अपना हथियार बनाना, उसको उस आग को अपने अंदर रखना है। उससे क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, आपका आपका जो गोल है वो आप उसकी तरफ लगातार चलोगे। साथ में एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करूँगा इसके अंदर, वो ये होगी कि हैव रूल्स। रूल्स बहुत ज़रूरी हैं भाई, रूल्स रखो। रूल से क्या होगा, सिस्टम डेवलप होगा एक, आपको पता है सुबह उठना है, रूल है आपका, एक्सरसाइज करो, वो मैं ज़रूर बोलूँगा, जिम ज्वाइन करो, स्टार्ट जिम, ठीक है ना। और एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करूँगा इसके अंदर, वो ये होगी, जो मैंने देखा काफ़ी लोगों में प्रॉब्लम होती है, स्टार्ट सेइंग नो। नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा वर्ड है बट हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं। देखिए, से नो टू मिलियन थिंग्स एंड येस टू फ्यू थिंग्स दैट मैटर्स। ये नहीं करना जो आज दोस्त आया चले चक्कर लगाने चलते हैं, चल भी चलो, क्या फ़ायदा, वहाँ ना बोलना ज़रूरी था, उस दूर के रिश्तेदार की शादी में जाना ज़रूरी नहीं था, पेपर की तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम निकलता है तो हर बंदा, हर बोलते हैं ना, गिला शिकवा सब भूल जाते हैं, किसी को नहीं याद रहती भाई, ठीक है ना। तो इसीलिए ना बोलना सीखो, ना बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कई जगहों पे, वरना वो आपका टाइम खाता रहता है, ठीक है ना। एज दे से
टू बी एवरीवेयर इज़ टू बी नोवेयर। अगर आप हर जगह पे खड़े हो ना, तो मतलब आपकी वैल्यू खत्म हो रही है वहाँ पे, ठीक है ना? तो इसलिए इस चीज़ को रखो, ना बोलना सीखो। और अगर स्नूज़ लगा रहे हो तो भाई उसको फॉलो करो, मतलब अगर अलार्म लगा रहे हो तो उसको फॉलो करो पूरे तरीके से, ठीक है ना? अपने अटेंशन टाइम को मैनेज करो, है ना? आपका जो भी अटेंशन टाइम है, आपको अगर पता है मैं भी इस टाइम फ्रेम में मुझे सोशल मीडिया चलाना, तो चलाओ, कोई बात नहीं, बट उतने में ही चलाओ, उससे ज़्यादा में मत चलाओ, ठीक है? और देखो, ये सब बातें माइट भी आज ये लेक्चर सुन के आप मोटिवेट हो जाओ, पढ़ना शुरू कर दो, बट वो चीज़ तभी आपकी वैल्यू देगी जब आप उस चीज़ को रोज़ करोगे। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। रोज़ करना है, हर दिन करना है, जब तक एग्ज़ाम नहीं निकलता तब तक करना है, ठीक है ना? तभी आप जाके क्या कर पाओगे, चीज़ों को, अपने गोल को अचीव कर पाओगे, ठीक है? Q&A चलो, क्योंकि लाइव सेशन पहले प्लान किया था तो लाइव तो हो नहीं पाया, तो जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो काइंडली कमेंट में आप कर सकते हो, और जो भी मेरे लायक कुछ होगा, मुझे लगेगा कि जिसका जवाब देना चाहिए, मैं ज़रूर कमेंट में जवाब दूंगा, ठीक है? सो थैंक यू, आई होप ये सेशन प्रोडक्टिव रहो। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।